अब नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और थ्योरम्स भी इसमें कुछ ऐसी खास नहीं है और सिंपल चैप्टर है एक। तो अब हम बात करेंगे वेक्टर्स के लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस की, कि कोई सेट अगर हमें मिला हुआ है तो उसके वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि पीछे वाले चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में हमने बात करी थी लीनियर कॉम्बिनेशन की। तो वेक्टर्स के साथ हम फील्ड के एलिमेंट लेकर के मल्टीप्लाई कर रहे थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और फिर उन्हें ऐड कर रहे थे, वेक्टर एडिशन। अब वो जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था, उस लीनियर कॉम्बिनेशन को अब हम जीरो रखने वाले हैं। और लीनियर कॉम्बिनेशन को जब हम उसे जीरो रखेंगे तो हमने जो फील्ड के एलिमेंट मल्टीप्लाई करने के लिए उठाए होंगे, अगर वो सारे के सारे जीरो हो जाते हैं तो हमारे जो वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। और अगर उसमें से एक भी नॉन जीरो आ जाता है या सारे नॉन जीरो आ जाते हैं या कम से कम एक नॉन जीरो आ जाता है, तो ऐसे केस में जो वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो यानी कि आप लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करने के बाद उसे जीरो में डालिएगा, यानी कि जीरो वेक्टर के इक्वल लीजिएगा, फिर कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद अगर सारे एलिमेंट, फील्ड के सारे एलिमेंट जो आपने यूज़ करे हैं वो जीरो आ जाते हैं तो वो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर मिनिमम कम से कम एक नॉन जीरो आ जाता है तो ऐसे केस में जो वेक्टर्स होते हैं वो डिपेंडेंस हो जाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। लेट एस इज इक्वल टू, एक सबसेट डाल दीजिएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n बी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस VF। लेट एस इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n बी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस VF। Then consider the equation। एक इक्वेशन कंसिडर करिएगा, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट an अल्फा n इज इक्वल टू जीरो डाल दीजिएगा। यहाँ जीरो का मतलब जीरो वेक्टर है, क्योंकि जब आप वेक्टर की मल्टीप्लाई फील्ड के एलिमेंट से करेंगे तो वेक्टर आएगा और वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर आएगा। तो जीरो जो हमने लिखा हुआ है इसका मतलब नल वेक्टर है, यानी कि जीरो वेक्टर है। अब हमने इसे जीरो डाल दिया गया है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए जो आपने a1 a2 लिए हैं ये फील्ड के एलिमेंट हैं, वे है a1 a2 डॉट डॉट an बिलोंग्स टू f। ये फील्ड के एलिमेंट है। अब यहाँ से दो कंडीशन देख लीजिएगा। इफ a1 इज इक्वल टू a2 डॉट डॉट an इज इक्वल टू जीरो, देखिएगा सारे के सारे यहाँ जीरो लिए गए हैं। इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू डॉट डॉट an इज इक्वल टू जीरो, देन s इज सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। यदि फील्ड के मल्टीप्लाई करने वाले जितने भी फील्ड के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे जीरो हो जाते हैं, तो आप कहेंगे कि एस जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का है। और अगर इसमें से कोई सा भी एक नॉन जीरो हो जाता है तो इस तरह से हमारा जो सेट बनेगा वो लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा। और इसी में बढ़ा देते हैं, ऐसी सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स अदरवाइज एस इज set of linearly dependent vectors। यानी कि शॉर्टकट में ये समझिएगा कि अगर मल्टीप्लाई करने वाले सारे जीरो हैं तब जीरो आ रहा है तो वो इंडिपेंडेंट है, और एक भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट है और जीरो आंसर आ रहा है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये संक्षिप्त रूप में होगी इसकी डेफिनेशन।
अब इसके बाद इसमें थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स कोई ज़्यादा नहीं करनी है इसमें। ये थ्योरम 1 है। थ्योरम 1 में दे रखा है द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स एस इज इक्वल टू, ये डाल देते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n। द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स S is linearly dependent if and only if some one of them say alpha j can be expressed as linear combinations of vectors alpha 1 alpha 2 dot dot alpha j minus 1 which precede it। ये थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया है। द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, ध्यान रखना है जो वेक्टर्स होना चाहिए उसमें जीरो वेक्टर्स नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी सेट में जीरो वेक्टर्स आ जाता है तो वो 101% लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ये है द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स एस इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n इज लीनियरली डिपेंडेंट। वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, यानी कि 2 बार हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। सम वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक से अल्फा जे, मान लो अल्फा जे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। और पहले वाले हैं ये अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा जे माइनस 1 विच प्रेसीड इट, जो इससे पहले पढ़ते हैं। यानी कि अब हमारी थ्योरम ये कह रही है, थ्योरम नंबर 1 ये कह रही है कि कोई हमारे पास वेक्टर स्पेस में अगर सबसेट दे दिया जाए और वो कहता है कि उसके वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, अगर उसके वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो आप ये कह सकते हैं कि कोई सा भी वेक्टर अगर उसमें से उठाएंगे आप अल्फा जे, जैसे अल्फा जे उठाया है तो वो अपने पीछे वाले वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि फील्ड के एलिमेंट की जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है, जैसे कि हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में या चैप्टर में पढ़ा था। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई भी सेट अगर आपको मिल रहा है तो उस सेट के वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो उनमें से कोई सा भी वेक्टर अपने पीछे वाले का लीनियर कॉम्बिनेशन के पदों में खोला जा सकता है। ये थ्योरम खुद आई हुई नहीं है, लेकिन जब हम आगे की थ्योरम करने जाएंगे तो इस थ्योरम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये बार बार जो है आएगी, बार बार इसका हम यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमें इसका सीखना जरूरी है। अब ये प्रूफ, प्रूफ में ये मान लीजिएगा। अब हम ये मान करके चल रहे हैं जो सेट S है वो है सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स। वी कंसीडर दैट S is equal to alpha 1 alpha 2 dot dot alpha n be the set of LD। जो लीनियरली डिपेंडेंट है उसे शॉर्ट में आप LD लिखेंगे और जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है उसे शॉर्ट में LI लिखेंगे। सेट ऑफ LD वेक्टर्स। देन अब LD वेक्टर्स हैं तो अब हम ये जो है अपना डेफिनेशन खोल देते हैं। LD वेक्टर्स में लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 रखा गया है और LD वेक्टर्स अगर है तो मल्टीप्लाई करने वाले सारे 0 नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 1 जो है उसमें से नॉन जीरो होगा।
अब हम इक्वेशन खोल देते हैं, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, बीच में एक डाल दीजिएगा, a j अल्फा j प्लस डॉट 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 a n अल्फा n इज इक्वल टू 0। अब ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन खोल दिया है, इज इक्वल टू में 0 डाल दिया है, वेयर a1 a2 डॉट डॉट a n बिलोंग्स टू f, ये फील्ड के एलिमेंट हैं, एंड ऑल आर नॉन जीरो, ऑल आर नॉन जीरो। और जो जितने भी हैं ये सारे के सारे जो है, नहीं बल्कि ऐसे नहीं कहना चाहिए, इस लाइन को छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि कुछ जीरो भी हो सकते हैं, सारे जीरो नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो है इसमें से जीरो हो सकते हैं। तो हमने माना है कि a1 a2 डॉट डॉट an जो है वो फील्ड के एलिमेंट है। अब हम इसमें मान करके चलते हैं, लेट aj प्लस 1 इज इक्वल टू aj प्लस 2 डॉट 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 an इज इक्वल टू 0, यानी कि aj से आगे के जो वेक्टर हैं वो सारे के सारे जीरो हैं। यह ध्यान रखिएगा, हमसे ये कहा गया है कि लीनियरली डिपेंडेंट अगर वेक्टर तो सारे जीरो नहीं होंगे, कम से कम एक ऐसा होगा जो नॉन जीरो होंगे, और लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर वेक्टर होते हैं तो सारे के सारे मल्टीप्लाई करने वाले जीरो होते हैं, और एक भी अगर नॉन जीरो हो जाएगा तो हम तुरंत लीनियरली डिपेंडेंट में चले जाते हैं। अब यहाँ पर हमने मान लिया है कि जो है aj प्लस 1 aj प्लस 2 डॉट डॉट an जो है वो 0 है। अब ऊपर वाली इक्वेशन से आ जाइएगा, सो a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 aj अल्फा j इज इक्वल टू 0। यहाँ तक aj अल्फा j इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब चूंकि aj इज नॉट इक्वल टू 0, अब हम aj को 0 नहीं लेकर के चल रहे हैं, तो जब ये 0 नहीं है तो हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा इज टू इम्प्लाइज अल्फा j इज इक्वल टू माइनस a1 अपॉन aj अल्फा 1 प्लस माइनस a2 अपॉन aj अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में आ जाएगा माइनस aj माइनस 1 अपॉन aj अल्फा j माइनस 1। फील्ड के एलिमेंट को फील्ड के एलिमेंट से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस लगा रहा हूँ, तो जो एलिमेंट आपको प्राप्त होगा वो भी जो है फील्ड का एलिमेंट होगा। अभी नोटेशन को कुछ दे देते हैं। अब आप मान लीजिएगा लेट, अब हम रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दे रहे हैं, डी जे इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं माइनस का, बल्कि ऐसे रिप्रेजेंटेशन दीजिएगा माइनस बी एन इज इक्वल टू माइनस का ए एन अपॉन ए जे, यानी कि अगर आप ए एन को ए जे से डिवाइड करने के बाद माइनस लगाते हैं तो आप उसे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं नए कोफिशिएंट से, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी एन से। अब हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है, इस टू इम्प्लाइज अल्फा जे इक्वल टू बी वन अल्फा 1 प्लस बी टू अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट बी जे माइनस 1 अल्फा जे माइनस 1। आप देखिएगा इधर अल्फा जे पड़ा हुआ है और इधर अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा जे माइनस 1 के वेक्टर हैं जो इससे पीछे पड़ते हैं, और फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके आप इन्हें ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि अल्फा जे लीनियर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड करते हैं तो वो हमारी डेफिनेशन बन जाती है लीनियर कॉम्बिनेशन की। अब इस तरह से थ्योरम का हमारा एक पार्ट जो है वो प्रूव हो जाता है। This to implies alpha j is linear combination of vectors alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha j minus 1। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि किसी वेक्टर, मान लीजिएगा अल्फा जे अगर है और हम उसे खोलते हैं तो वो पीछे वाले वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब इसका उल्टा ले लीजिएगा, कन्वर्सली, अब इसे उल्टा मान करके चलिएगा कन्वर्सली। अब सबसे आखिरी लाइन को सबसे पहली लाइन बना दीजिएगा, we consider that alpha j can be expressed
एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा j माइनस 1। अब हमने मान लिया है कि अल्फा j वाला जो वेक्टर है वो अपने पीछे वाले का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन अगर है तो अब हम इसे इसकी टर्म्स में जो है खोल सकते हैं। ऐसे मान लेते हैं, से अल्फा j इक्वल टू, ऐसे मान लीजिएगा, ये इक्वेशन उठा लीजिएगा, b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट bj माइनस 1 अल्फा j माइनस 1। अभी पीछे जो इक्वेशन हमने प्रूव करी थी उसी इक्वेशन को हमने मान लिया है। अब यहाँ से इधर इसे इधर ले जाएंगे, अल्फा j को इधर ले जाते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट bj माइनस 1 अल्फा j माइनस 1 प्लस, और यहाँ माइनस 1 अल्फा j प्लस, और इससे आगे वाले जीरो में डल जाएंगे, 0 अल्फा j प्लस 1 डॉट डॉट 0 अल्फा n इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये इक्वेशन तैयार कर दी है, इसमें अल्फा 1 से लेकर के अल्फा n तक के सारे वेक्टर्स आ गए हैं, और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं b1 b2 डॉट डॉट bj माइनस 1 से कर रहे हैं। अगर ये सारे जीरो हो भी गए तो यहाँ देखिएगा ये माइनस का 1 पड़ा हुआ है जो हमारा नॉन जीरो, तो आप कह सकते हैं कि आपके जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। इसको इम्प्लाइज अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n आर LD वेक्टर्स। इस तरह से प्रूव हो जाता है कि जो हमारे वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अब इसके क्वेश्चन के बारे में आते हैं। एक्सरसाइज 3 या एक्सरसाइज 3 से पहले एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 2013 का क्वेश्चन था, प्रूव दैट इफ टू वेक्टर्स are linearly dependent, comma, one of them is scalar multiple of other. One is scalar multiple of other. जो थ्योरम अभी हमने करी है इसका छोटा पार्ट जो है, यानी कि जो थ्योरम 1 हमने अभी करी है उसमें तो हमने ढेर सारे वेक्टर लिए थे, लेकिन अब जो सेट है हमारे पास उसमें सिर्फ हमारे 2 वेक्टर्स हैं। ये क्वेश्चन जो है इसी थ्योरम का ही एक पार्ट है, उसका एक छोटा रूप जिसमें आपके पास 2 वेक्टर होने चाहिए। क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 2 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर 2 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है देन वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, तो उसमें से जो है एक जो है वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। अब 2 है, 2 वेक्टर लेते हैं, आंसर में ये मान लेते हैं लेट अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ये मान लीजिएगा कि अल्फा 1 अल्फा 2 जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। देन ऐसे मान लेते हैं a1 कॉमा a2 बिलोंग्स टू f एंड a1 नॉट इक्वल टू 0 कॉमा नॉट इक्वल टू a2 नॉट इक्वल टू 0। 2 फील्ड के एलिमेंट ले लिए हैं और दोनों को कहा है कि ये 0 नहीं है। देयर एग्जिट्स, अब डेफिनेशन को यूज कर देते हैं, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0।
लीनियरली डिपेंडेंस की डेफिनेशन लग गई है कि नॉन जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करके भी आप जीरो बना सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करके 100% जीरो आता है, लेकिन अगर अगर जीरो से मल्टीप्लाई करके 100% जीरो आता है, लेकिन अगर आप नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद आप वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर जीरो बना रहे हैं तो वो एलआई में चले जाते हैं। अब a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 इज इक्वल टू है जीरो के। अब ना तो यहाँ से a1 जीरो है और ना यहाँ से a2 जीरो है। अब मैं किसी से भी डिवाइड कर सकता हूँ, तो इज इक्वल टू में मान लेते हैं h2 इम्प्लाइज अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस a1 अपॉन a2 अल्फा 1। स्केलर को स्केलर से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं तो स्केलर की क्वांटिटी आएगी, और लेट ऐसे मान लेते हैं माइनस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिएगा a मान लेते हैं और ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि a1 भी जीरो नहीं है, a1 जीरो नहीं है, तो इसलिए a की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती। तो यहाँ से आपको मिलेगा अल्फा 2 इज इक्वल टू a अल्फा 1। अब a स्केलर क्वांटिटी आ चुकी है और अल्फा 1 से मल्टीप्लाई करके अल्फा 2 बना रहे हैं, तो यानी कि अल्फा 2 इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अल्फा 1। इसको इम्प्लाइज अल्फा 2 इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अल्फा। और इस तरह से प्रूव हो जाता है कि अल्फा 2 जो है वो अल्फा 1 का स्केलर मल्टीपल है, यानी कि एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो चुका है। ये 2 बार का आया हुआ क्वेश्चन था, और इसमें ये देख लेते हैं ये 2018 के इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चन आया था। शो दैट 1 कॉमा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 कॉमा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ये 2018 के इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन था, ये बुक में नहीं है। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो दे रखे हैं ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है यहाँ पर, वही 12th वाले अपने। और ये प्रूव करके दिखाना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अगर आप प्रूव करके दिखाने जा रहे हैं तो ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स अगर आप ये हैं तो फील्ड के एलिमेंट लेकर के मल्टीप्लाई करके इन्हें ऐड करने के बाद जीरो डालिएगा, यानी कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आप जीरो डाल दीजिएगा। और लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो जाने के बाद आप उन्हें सॉल्व करिएगा, फील्ड के एलिमेंट निकालिएगा। और ये ध्यान रखना है, सॉल्व करने के लिए आप मैट्रिक्स में चले जाएंगे। जैसे कि रैंक मेथड में हमने इक्लिन फॉर्म बनाई थी, वो सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट है और जीरो बन जाता है, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं उसकी यूनिक सॉल्यूशन की और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर 2 केस बनेंगे, यूनिक सॉल्यूशन का और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर ये डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अब यहाँ से 3 मैं स्केलर ले लेता हूँ। कंसीडर द इक्वेशन। दिए गए वेक्टर को अगर लीनियरली डिपेंडेंट सिद्ध करना हो या लीनियरली इंडिपेंडेंट सिद्ध करना हो तो उनके साथ मल्टीप्लाई में फील्ड के एलिमेंट डालिएगा, है ना, और इज इक्वल टू में डाल दीजिएगा जीरो के, और फिर उन्हें सॉल्व करना शुरू करिएगा। अब यहाँ 3 एलिमेंट में ABC अपने फील्ड के डाल देता हूँ। कंसीडर द इक्वेशन। ए के साथ 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस सी ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। अब राइट हैंड साइड में जीरो है, तो जीरो का मतलब नल वेक्टर है और 3 डायमेंशन में है आप, तो इसका मतलब हुआ 0, 0, 0। अब यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ, बल्कि 3 डायमेंशन में है। तो यानी कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दिए गए वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन को उठा करके जीरो डालना है। अब इक्वेशन आपको बना करके इनकी सॉल्व करनी है।
अगर ए बी सी मल्टीप्लाई कर देना है वेयर, ये भी लिख देते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ। ये जो एलिमेंट होने चाहिए फील्ड के एलिमेंट होने चाहिए। अब आपको ये सिर्फ ये देखना है कि जो ए बी सी आपका है वो जीरो आएगा या इनमें से कोई सा एक नॉन जीरो बन जाता है। अगर ये तीनों के तीनों ए बी सी जीरो आ जाते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कहलाएंगे, और एक भी वैल्यू अगर नॉन जीरो आ जाती है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। अब इक्वेशन बना लीजिएगा यहाँ से, पहले उठाइएगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी और प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ध्यान रखिएगा तीन वैल्यू निकालनी है, ए बी सी अननोन वेरिएबल तीन है। अब यहां से हो जाएगा टू इम्प्लाइज यहाँ पर ए बी सी तीन इक्वेशन है, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। तो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, और यहाँ हो जाता है ए बी सी, राइट में हो जाता है जीरो जीरो जीरो। अब ये मैंने क्वेश्चन मैट्रिक्स में ले गया हूँ मैं इसे मैट्रिक्स में। अब ये फॉर्म है हमारी ए एक्स इजिकल टू बी की फॉर्म है। अच्छा, जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे होंगे और लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट पढ़ रहे होंगे तो राइट हैंड साइड में जीरो होगा। तो जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हम ले रहे थे उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो एलिमेंट है। तो आप मैट्रिक्स ए के रूप में ले लीजिएगा, इस मैट्रिक्स को आप ए कंसीडर कर लीजिएगा। तो ये आपका रूप ये है, ए एक्स इजिकल टू बी की फॉर्म है। ए इक्वल टू हो जाता है वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा। तीन बाई तीन का मैट्रिक्स है, माइनर मेथड बहुत जल्दी सॉल्व कर देगा। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं। डिटरमिनेंट ए वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा। C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3 वन प्लस ओमेगा स्क्वायर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन वन ओमेगा। चूँकि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर 12th क्लास की प्रॉपर्टी लग गई है, ये हो जाएगा जीरो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन जीरो वन ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो। तीन रो का डिटरमिनेंट था, जीरो आ चुका है। ए की रैंक 3 से छोटी है। ए की रैंक क्या है? 3 से छोटी है। अब ए की रैंक 3 से छोटी हो चुकी है, और जबकि नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल जो है वो 3 थे, एक ए था, एक बी था और एक सी था। तो ये बन जाता है हमारा केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जीरो के अलावा भी सॉल्यूशन हो सकता है। जीरो 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 तो सॉल्यूशन है, ये तो 101% है, क्योंकि जब हम राइट हैंड साइड में जीरो रख रहे हैं तो हमें पता है कि जीरो से मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो हमेशा जीरो आएगा। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि जीरो के अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन मौजूद है या नहीं है। अगर जीरो के अलावा सॉल्यूशन मौजूद है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन का केस अगर है, तो वो इंडिपेंडेंट में चला जाएगा। अभी मैं इसे नोट पॉइंट डाल दूंगा। ये है डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो इज टू इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए लेस देन 3। ए की जो रैंक है वो 3 से छोटी है, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
जो इक्वेशन है उनके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। दिस टू इम्प्लाइज द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो दिए गए वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। यहाँ नोट लिख देता हूं मैं, नोट इफ रैंक इज इक्वल टू है नंबर ऑफ अननोन कोएफिशिएंट, if rank is equal to number of unknown coefficient, तो आपको कहना है is to implies vectors are li, यानी कि ये केस है यूनिक सॉल्यूशन का। और यूनिक सॉल्यूशन आपसे कहता है कि आपका आंसर 0 0 0 आएगा। यूनिक सॉल्यूशन आपसे ये कहता है कि जो आंसर है वो 0 0 0 आएगा। ये एल आई यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया है, ये नंबर 1। नंबर 2, इफ रैंक लेस देन है नंबर ऑफ अननोन कोएफिशिएंट। अब इस समय रैंक लेस देन है नंबर ऑफ अननोन कोएफिशिएंट के, यानी कि ये होगा केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस अगर है तो नॉन जीरो आंसर होते हैं, और फाइनाइट अगर यूनिक सॉल्यूशन का केस है तो केवल एक ही आंसर होगा, ओनली 0 0 0। अब इसी स्थिति में ये एल डी वैक्टर्स मिल जाएंगे। This to implies vectors are LD। ये जो वेक्टर्स हैं ये हमारे LD वेक्टर्स हैं। तो आप इस तरह से खेलेंगे अब इसमें, यानी कि शॉर्टकट में जो हम मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी जो है आंसर हम देना शुरू कर देंगे। अब ये है या इतने क्वेश्चन जो है एक थ्योरम हो चुकी है, और ये 2 तरह के क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम कल जो है इस चैप्टर को पूरा कर सकते हैं। अब इसे एक बार आप ध्यान से स्टडी कर लीजिएगा।